हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ रीड लेवल 2 मैथ साइंस कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आपका सिलेबस का भी नोटिफिकेशन आ गया तो साइंस देख लेंगे, कोई चेंज तो नहीं हुआ है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपके हमेशा आ जाते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन अंदर भी 2 तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले मोल की संख्या का प्रयोग। मोल की संख्या सबसे पहले पता होना चाहिए आपको मोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्राम में मात्रा जो भी आप किसी भी तत्व का अगर मोल निकालना है, तो ग्राम में उसमें उसी तत्व के अणु भार का अगर आप भाग दे देंगे तो जैसे यहाँ पे 52 ग्राम हीलियम, तो 52 ग्राम आप हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा बच्चों? 4 होगा। जस्ट परमाणु क्रमांक का दुगना ही परमाणु भार होगा। यहाँ पे इसके 13 मोल आपको, ठीक है। तो मोल की परिभाषा हो जाती है ग्राम में मात्रा किसी तत्व की या फिर किसी परमाणु की और उसका परमाणु भार, ठीक है। उसी ही आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? मोल कहते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब की बार ग्राम में मात्रा नहीं देखिए, परमाणुओं की संख्या दे दी है, तब उसके लिए मोल कैसे निकालेंगे? तो आपको परमाणु की संख्या में आवोगाद्रो की संख्या भाग, इससे भी आपके आवोगाद्रो संख्या में से n, इससे भी आपके मोल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे 12.044 पावर 20 और यहाँ पे 602 इंटू पावर 20, ये घात से ये घात गई, इससे आप लगभग 2 के बराबर आपके ये आ जाता है, रहता है। तो लगभग 2 के मोल के बराबर यहाँ पे आंसर आप, तो कभी भी आपके सामने मोल पूछा जाए, ग्राम में मात्रा दी हो, तो उसमें ग्रामीय मात्रा में आपको उसका परमाणु भार लगा देना है। अगर परमाणु की संख्या दे रखी है, तो परमाणु की संख्या ऊपर आएगी और नीचे आपको अवोगाद्रो संख्या। इज सिंपल इज दैट, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हल हो जाती है। 9th क्लास में आपके परमाणु और अणु वाला चैप्टर, वहां से भी 40 ग्राम सोडियम मोल प्राप्त करने, वापस से इसकी ग्राम की मात्रा और इसका परमाणु सोडियम का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 23 होता है। कुछ ऐसे तत्व और परमाणु होते हैं जिसमें परमाणु भार जस्ट दुगने से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे आपका क्लोरीन भी है, इसमें 17 की परमाणु क्रमांक, इसका इसका परमाणु भार इसके जस्ट अब, कुछ ऐसे हैं तत्व हैं जिनमें थोड़े से दुगने से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और सोडियम का परमाणु भार हो गया 23, तो सोडियम की 2 मोल यहाँ पे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता हो, कोष भरना, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कोष, देखिए कोष, फर्स्ट कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, फॉर्मूला है आपके साथ 2n²। ये फॉर्मूले से आप कोष में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n कोष की संख्या है, पहला कोष है तो n का इसका, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने आ सकते हैं 2 इंटू, यानी कि यहाँ पे 8, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन। थर्ड में देखिए, थर्ड में वापस से फॉर्मूले में रख दीजिए 2 इंटू, यानी कि 9, 2 गुणा 9, यानी आ रहे आपके, तो फोर्थ कोष में कितना 2 इंटू 4 का हिस्सा आएंगे, ठीक है। देखिए 1 से लेके 30 तक के जो भी आपके परमाणु हैं आवर्त सारणी में, उनको आपको ध्यान रखना है, परमाणु भार और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ भी रटने का नहीं। आपको परमाणु और अणुओं के बारे में बता रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप देख पाएँगे, जैसे यहाँ पे 32, जैसे मैं सोडियम में इलेक्ट्रॉन भरना चाह रहा हूँ। सोडियम में ना, हाँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। मुझे पता है सोडियम में परमाणु क्रमांक 11 है, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 11 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएँगे। पहले कोष में तो हमने 2 भर दिए, दूसरे कोष में अधिकतम 8 आते हैं तो 8 भर दिए।
तीसरे क्वेश्चन अब हमारे पास में 1 बचा, 2 + 8 10 होता है, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन यानी तीसरे क्वेश्चन में 1 आएगा। इस तरह से आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब यहाँ पे देखिए पहला कोष उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में, ठीक है? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ सकते हैं। अब आपको n+l का नियम अगर यहाँ पे याद रखेंगे, तो n+l का नियम क्या कहता है? अ, जैसे यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज़ हो सकता है कि 2p6 में इलेक्ट्रॉन क्यों पहले भरा है, 3s में क्यों नहीं भरा है? यहाँ पे n+l नियम का फ़ॉलो-अप होता है कि जिस परमाणु या फिर कोश में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसमें n+l का मान कम होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। जैसे n+l जैसे मान लीजिए 3s है, 3s में n+l का मान कितना होगा? n का मान तो 3 होगा और s है तो s के लिए l का मान 0 हो जाता है, यानी कि इसका टोटल मान 3 आएगा। 2p के लिए देखें, 2p के लिए n का मान 2 होगा और p के लिए l का मान 1 आता है, तो इसके लिए भी 3 होगा। अब ये दोनों बराबर हो गए। अगर जब n+l का मान दोनों के लिए बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। इसीलिए n का मान किसमें कम है? 2 कम है 3 से, यानी कि 2p में पहले जाएगा, ठीक है? इसे समझने की ट्राई करें। देखिए, n+l क्या कहता है नियम? इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n+l का मान कम हो। अगर बराबर हो जाता है, दोनों का मान 2 आप इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं 2 कोष में, उसमें n+l का मान बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम हो, जिसमें n का मान कम हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके। अब क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसे ही आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हमें पता है क्लोराइड माइनस साइन की पूछा है हमने इसमें। क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में अधिकतम 8, तीसरे कोष में यहाँ पे आ जाते हैं 7, ठीक है? इस तरह से अब हमें माइनस कब आएगा? जब आप बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हो, तब उस पे ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पे धनात्मक आएगा, अगर ग्रहण करता है तो उसपे क्या आएगा? माइनस चिन्ह आता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण कर लीजिए, तो यहाँ पे बाह्यतम कोष में आपका अष्टक पूरा पूरा हो जाएगा। 32, 35 की जगह 36 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है? अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता Cl प्लस में, तो प्लस में आपके अब की बार कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन नहीं होके अब की बार कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है? और Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें कैसे भरोगे आप? 1s2, 2s2, 6, 3s2, 3p, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बाह्यतम कोष में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहेंगे, ठीक है? यानी कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, अगर माइनस चिन्ह दे रखा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण 1 ले लेना है, अगर प्लस दे रखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देना है। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक एक दिन में यूनिट पूछ सकते हैं कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बोल सकते हैं इसे। और अगर इसे आप और सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 घंटे 300 सेकंड होते हैं। तो इसे आप लिख सकते हो 36 गुणा 1, 2, 3, 4, 5 10 की पावर 5 जूल, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी हमारे सामने देखिए किलोवाट इंटू आवर में हमें ये रखना है। हमारे सामने 60 वॉट दे रखा है, वॉट को आप किलोवाट में चेंज कर दीजिए 1000, नीचे भाग दे दीजिए 1000 का। अब एक बल्ब है, एक ही चल रहा है बल्ब, प्रतिदिन कितने? 6 घंटे।
तो 6 घंटे लिख दीजिए। अब यूनिट हमें इसी से प्राप्त हो जाएगी, 0 से 0 गया 36/100, यानी कि 0.36 यूनिट 1 दिन में बन रही है। अब यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि 1 महीने में कितनी बनेंगी? कोई सा भी महीना है, अब वो महीने के हिसाब से आपको 30 या 31 दिन काउंट करने हैं। जैसे मैंने बोल दिया जनवरी महीने में कितनी यूनिट बनेंगी टोटल? तो हमें पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 गुणा 0.36 हो जाएगा, उससे आपका पता चल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपके यूनिट के भी क्वेश्चन आएँगे। अगर अगर यहाँ पे 1 बल्ब की जगह 5 बल्ब दे रखे होते, तो यहाँ पे गुणा 5 हो जाता, ठीक है? दूसरा बोल सकते हैं कि एक जो आपका पंखा है वो भी चलता है और वो आपके 100 वाट का है, ठीक है? 100 वाट का है और वो आपके 1 दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, ठीक है? 1 दिन में टोटल यूनिट बनानी है आपकी। पंखा भी चल रहा है और आपका बल्ब भी चल रहा है, तो बल्ब की तो हमें 0.36 पता चल गई। अब पंखे की काउंट कर लीजिए, 100 इसे भी किलोवाट में चेंज कर दीजिए, 1000 का भाग दे दीजिए। प्रतिदिन कितने घंटा चल रहा है, ये से मान लीजिए 10 घंटे चल रहा है प्रतिदिन, तो गुणा 10 कर दीजिए, ठीक है? तो 1000 से 1000 यानी कि प्रतिदिन 1 यूनिट बनाएगा। और जनवरी माह में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 यूनिट इसकी आ जाएंगे। ये जो यूनिट आएँगी इसमें प्लस आप 1 गुणा 31 कर दीजिए, तो दोनों की यूनिट आपको कंबाइंड पता चल जाएँगी, ठीक है? तो ये आपके यूनिट है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैं आपको तीसरा चैप्टर 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एन क्या होते हैं? देखिए एन जहाँ पे आ जाए वो कोष संख्या को दिखाएगा, मुख्य कोष संख्या को दिखाएगा, ठीक है? 1 ये इस तरह से लिखा होता है 1, 2, 3, 4 जिसमें आपको घड़ती संख्या दिखाई दे जाए वो कोष संख्या है। और जहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे जाए एस, पी, डी, एफ ये आपके उपकोष संख्या है, ठीक है? अब एस के लिए एल का मान द्विगुणित क्वांटम संख्या जो होती है उसका मान 0 होता है। एल का मान लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए एल का मान जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 3D है और एक 4s है। आपके सामने ये मैंने मुख्य कोर्स लिख दिए हैं। अब बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? आपको n+l का नियम फॉलो करना है। n का मान यहाँ 3 है, d के लिए l का मान कितना होता है बच्चों? 2 होता है, 3+2 ठीक है? इसके लिए भी n का मान कितना है? 4s के लिए 4 है, s के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान 0 ठीक है? इसका काउंट हो गया 5 और इसका जोड़ हो गया 4 यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा बच्चों? 4s में जाएगा। ठीक है? क्योंकि n+l का मान इसमें कम है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट कोष संख्या देख के इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, आपको n+l का मान देखना ही पड़ेगा। अगर दोनों का मान बराबर हो जाता, जैसे मान लीजिए 4p है यहाँ पे, 4s नहीं है, तो यहाँ पे 4+1 यहाँ पे 5 हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा, यानी कि 3D में पहले जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं जो आपके पूछ सकते हैं।